गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैकेनिक्स की क्लास में हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसका नाम है प्रत्यास्थता या इलास्टिसिटी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो जनरल एक इलास्टिक मटेरियल आप सभी देखते हैं, उसको यूज़ में लेते हैं, वो है रबड़। रबड़ जो होता है वो एक इलास्टिक मटेरियल है जो इलास्टिसिटी शो करता है। रबड़ को जब खींचा जाता है एक लिमिट से कम लंबाई तक, तब वो क्या होता है, उसके पार्टिकल्स अपनी उनकी जो बीच की डिस्टेंस होती है, पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस वो इंक्रीज होती है। और एक लिमिट से कम दूरी तक अगर हम रबड़ को खींचते हैं और अगर हम उसको वापस छोड़ते हैं तो पुनः वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। लेकिन अगर हमने उसको एक लिमिट के बाद तक खींचा, अगर ज़्यादा डिस्टेंस में खींचा, तो क्या होगा, वह अपनी प्रारंभिक स्थिति को ग्रहण नहीं कर पाता है। ओके, तो ये अगर हम इस दूरी के अंदर अंदर उस पदार्थ को खींचते हैं, उसकी बीच की पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस को बढ़ाते हैं, तो पुनः अपनी अवस्था में आने की जो उसकी प्रवृत्ति होती है, या हम कहें कि वह गुण जिसकी वजह से वह पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ पा रहा है, उसको ग्रहण कर पा रहा है, इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी कहते हैं। तो जब हम किसी पिंड को खींचते हैं या बाह्य बल लगाते हैं, तो उस पिंड की आकार में तथा उसके स्वरूप में या रूप शेप में हम बात कहें तो उसकी साइज और शेप दोनों ही परिवर्तित होती हैं। और इस तरह के जो बल होते हैं उन्हें हम विरूपक बल या डिफॉर्मिंग फोर्सेस कहते हैं, क्योंकि यह पदार्थ को क्या कर रहे हैं, डिफॉर्म कर रहे हैं, उसकी साइज और शेप को चेंज कर रहे हैं। इसके द्वारा पिंड के पदार्थ के अणुओं या कणों के में सापेक्ष विस्थापन हो रहा है। उनके बीच की जो बॉन्डिंग है, डिस्टेंस है, बॉन्डिंग लेंथ है, वो इंक्रीज होती है और पदार्थ विकृत या विरूपित अवस्था में आ जाता है। जब बाह्य विरूपक बलों को हटाएंगे, जब हमने जो इसको खींचा था, इस मटेरियल को, अगर हम वापस उस फोर्स को छोड़ दे, रिलीज कर देंगे, तो क्या होगा, पिंड पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आने का प्रयत्न करते हैं। तो यह जो विरूपक बल हमने लगाया और जो इसकी वजह से परिवर्तन हुआ, इस परिवर्तन का क्या जो पिंड है वो विरोध कर रहा है, या हम कहें कि उसका जो कण है वो मिलके उसका विरोध कर रहे हैं। और यह प्रॉपर्टी सभी पदार्थों में पाई जाती है। किसी में बहुत ज़्यादा होती है तो वो हमें शो हो जाती है, और किसी में बहुत कम होती है, टेंड्स टू ज़ीरो होती है। तो वैसे जो इस तरह के पदार्थ होते हैं उन्हें हम रिजिड मटेरियल कहते हैं, रिजिड बॉडी कहते हैं, क्योंकि उनके जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंसेस होती हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता है या नेग्लिजिबल चेंज आता है। इसकी वजह से उनमें इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी नहीं देखने को मिलती। तो देखिए हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वस्तु या पिंड किसी बाह्य बल या विरूपक बल के द्वारा उत्पन्न आकार अथवा रूप, साइज और शेप के परिवर्तन का विरोध करता है, तथा विरूपक बल के हटा लेने पर वह पुनः अपनी पूर्व अवस्था प्राप्त कर लेता है। यह गुण प्रत्यास्थता या इलास्टिसिटी कहलाता है। तो देखिए कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके ऊपर अगर विरूपक बल लगाया जाए, और विरूपक बल लगाएंगे तो वस्तु जो है डिफॉर्म होगी, उसकी साइज और शेप में चेंज होता है। लेकिन जब हम विरूपक बल हटा लेते हैं तो वे पदार्थ अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं लौटते हैं, बल्कि जिस फॉर्म में वो डिफॉर्म हुए हैं उसी साइज और शेप में वो हमेशा के लिए रह जाते हैं। उन पदार्थों को प्लास्टिक कहा जाता है। इनकी एग्जाम्पल जैसे मोम का टुकड़ा। मोम के टुकड़े को अगर आप एक बार घुमा दें या खींच दें तो वह पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं आएगा। ओके, तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो उस चीज़ का विरोध नहीं कर रहे हैं, वो वापस अपनी डिस्टेंस को कम नहीं करेंगे, वो वैसे की वैसे ही रहेंगे जैसा हमने उन्हें छोड़ा था। जैसे गीली मिट्टी, गीली मिट्टी को अगर आप एक बार खींच देंगे या दबा देंगे, ज़रूरी नहीं है कि इसमें हम पदार्थ को खींचे। ये भी हो सकता है कि हम उनकी इंटरएटॉमिक डिस्टेंसेस को कम कर दें, उनको उसको दबा दें, प्रेशराइज करेंगे तो वो उनकी इंटरएटॉमिक डिस्टेंस को कम कर देगा। तो ऐसा भी संभव है कि हम उसको दबा दें तो इससे उनकी डिस्टेंसेस कम होंगी, इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेस, और जो गीली मिट्टी होगी वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में
खुद से नहीं जाएगी जब तक उस पे हम दोबारा दूसरा डिफॉर्मिंग फोर्स नहीं लगाएं। और ऐसा मैन्युअली पॉसिबल नहीं है हमारे लिए कि सेम हम उसको वापस उसकी सेम जो स्टेट थी जहाँ से इनिशियल स्टेट पे वो थी, उस इनिशियल स्टेट पे हम उसको वापस ले जा सकें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो देखिए, प्रकृति में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो पूर्णतः प्रत्यास्थ हो। एक निश्चित सीमा तक के लिए बल के लिए पदार्थ पूर्णतः प्रत्यास्थ माना जा सकता है। तो ये हम मान लेते हैं कि निश्चित सीमा का बल अगर लगाया जाता है, उस सीमा के अंदर अंदर जो पदार्थ होते हैं जो इलास्टिसिटी शो करते हैं उनको हम इलास्टिक अज्यूम कर सकते हैं। अदरवाइज जो रिजिड बॉडी होती हैं जिनमें पुनः जिन पे रिजिड बॉडी कौन सी होती हैं, जिन पे अगर विरूपक बल लगाया जाता है तो उनके अवयवी कणों के बीच में आपेक्षिक विस्थापन टेंड्स टू 0 होता है, नेग्लिजिबल होता है, तो उन बॉडीज को हम रिजिड बॉडी कहते हैं। अब देखिए, इलास्टिसिटी को डिफाइन करने के लिए दो इम्पॉर्टेंट क्वांटिटीज होती हैं। फर्स्ट वन इज प्रतिबल या स्ट्रेस, और सेकंड होती है विकृति या स्ट्रेन। तो हम पढ़ते हैं ये क्या होते हैं। तो सबसे पहला है प्रतिबल या स्ट्रेस। देखिए, जब किसी पदार्थ पर बाह्य बल लगाया जाता है तो परिणाम स्वरूप पदार्थ के आकार और आकृति, आकार या रूप की हम बात करें, आकृति हम कहें तो, या फिर में परिवर्तन होता है या फिर दोनों में परिवर्तन होता है। और पदार्थ के अंदर प्रतिक्रियात्मक बल, इस जो परिवर्तन जो हुआ है, इस परिवर्तन के विरुद्ध एक प्रतिक्रियात्मक बल भी पदार्थ के अंदर उत्पन्न होता है। जब बाह्य बलों को हटाया जाता है तो आंतरिक प्रतिक्रियात्मक बलों के परिणाम स्वरूप पदार्थ अपनी पूर्व आकृति या रूप प्राप्त करते हैं। तो देखिए, प्रतिबल क्या होता है कि साम्यावस्था में विकृति के कारण पदार्थ के एकांक क्षेत्रफल पर उत्पन्न होने वाला आंतरिक प्रतिक्रियात्मक बल प्रतिबल कहलाता है, या हम उसे प्रत्यानयन बल भी कहते हैं। तो एक तरीके से प्रतिबल जो होता है वो दाब है जो कि पदार्थ के अंदर हम मेजर करते हैं, जो पदार्थ के अंदर एकांक क्षेत्रफल में जो प्रतिक्रियात्मक बल उत्पन्न हुआ है या प्रत्यानयन बल उत्पन्न हुआ है। प्रत्यानयन बल भी क्या होता है कि जब पदार्थ में हम x जो डिस्टेंस में चेंज करते हैं, मान लीजिए पदार्थ की लंबाई x थी और हमने डेल्टा x उसमें चेंज कर दिया, तो इस डेल्टा x चेंज के विरुद्ध पदार्थ के अंदर एक नेगेटिव डायरेक्शन में प्रत्यानयन बल कार्य करता है, जो कि पदार्थ को वापस अपनी प्रारंभिक स्थिति पर लेकर जाता है। तो ये उस चेंज के विरुद्ध उत्पन्न हुआ पदार्थ के अंदर का प्रतिक्रियात्मक बल होता है। और अगर हम इसे इकाई क्षेत्रफल में नापते हैं तो यह स्ट्रेस कहलाता है या प्रतिबल कहलाता है। तो संतुलन की अवस्था में प्रतिबल का मान एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए बाह्य बल के मान के बराबर होता है। जब आप इसकी डेफिनेशन देंगे तो हमको ऐसा बोलना है कि स्ट्रेस जो होता है वो पदार्थ के एकांक क्षेत्रफल पर उत्पन्न आंतरिक प्रतिक्रियात्मक या प्रत्यानयन बल होता है। लेकिन जब हम इसको मेजर करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं प्रतिक्रियात्मक बल न्यूटन के थर्ड लॉ से क्रियात्मक बल के इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो जब हम इसका परिमाण नापेंगे तो हम इसको किस तरह से नाप सकते हैं, क्योंकि आप पदार्थ के अंदर के प्रतिक्रियात्मक बल को मेजर डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, तो जो अप्लाइड फोर्स होगा, जो पदार्थ के ऊपर हमारे द्वारा लगाया जा रहा है, वो हमें ज्ञात होता है और पदार्थ का क्षेत्रफल भी हमें ज्ञात होता है। तो इस कंडीशन में हम पदार्थ के इकाई क्षेत्रफल पर लगाया गया जो बाह्य बल है उसका मान निकाल लेंगे और वहीं प्रतिबल के मान को भी हमें बताएगा। तो प्रतिबल इक्विवेलेंट होता है आंतरिक प्रतिक्रियात्मक बल बटा क्षेत्रफल, एंड दैट इज इक्विवेलेंट टू बाह्य बल बटा क्षेत्रफल। इसकी जो यूनिट होगी एमकेएस पद्धति में वो हो जाएगी बल की यूनिट न्यूटन अपॉन क्षेत्रफल की यूनिट मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट होती है। अब देखिए, प्रतिबल जो होता है वो 3 तरह का हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि पदार्थ के अंदर जो विकृति या उसकी जो शेप और साइज में डिफरेंस उत्पन्न हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है। तो देखिए, फर्स्ट वन इज अनुदैर्ध्य प्रतिबल या लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। यह क्या होता है
जब किसी वस्तु जैसे कि तार पर उसकी लंबाई की दिशा में विरूपक बल लगाया जाता है तो इस स्थिति में वस्तु के अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रतिक्रियात्मक बल को अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, लंबाई के अनुदिश कोई भी जो लंबाई वाली वस्तु होती है उसकी लंबाई के अनुदिश उसकी लंबाई में चेंज किया जाता है। हम क्या करते हैं कि जो वस्तु है, जैसे मान लिया हमने यहाँ पर कि एक तार है और तार की लंबाई के अनुदिश ही उस पर बल लगाया जा रहा है, लंबाई की दिशा में ही। तो यह जो डेल्टा एफ है, इसमें डेल्टा एफ जो लग रहा है ये पदार्थ की लंबाई एल है, नीचे की ओर है, और हमने नीचे की तरफ ही एक बल डेल्टा एफ लगाया है। इससे इस तार की लंबाई जो एल थी उससे डेल्टा एल इंक्रीज हो गई है। तो यह जो बल होगा प्रति इकाई काट क्षेत्रफल पर, हम इस तार का क्षेत्रफल नहीं निकालेंगे क्योंकि बल जो है इसके काट क्षेत्रफल पर लगाते हैं, तो बल बटा इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से हम इसका स्ट्रेस डिफाइन करेंगे। तो यह जो स्ट्रेस होगा वो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस या अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहलाएगा। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी फोर्स अपॉन इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अब देखिए अभिलंब प्रतिबल, नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है। जो फर्स्ट हमने पढ़ा वो तो लंबाई की डायरेक्शन में ही था, जिधर लंबाई थी उधर ही हमने बल लगाया। सेकंड देखिए अभिलंब प्रतिबल या नॉर्मल स्ट्रेस, लंबवत लगने वाला प्रतिबल। तो देखिए जब किसी वस्तु के पृष्ठों के लंबवत दिशा में एक समान बल लगाया जाता है तो इसके कारण इसकी वजह से क्या होता है, आयतन में परिवर्तन होता है। आयतन परिवर्तन के विरुद्ध एकांक क्षेत्रफल पर प्रतिक्रियात्मक बल उत्पन्न होगा। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल में एक बॉक्स बना हुआ है और इस बॉक्स को हम जो इसके 6 फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं, इन 6 फेसेस से इसको फोर्स लगा रहे हैं, डेल्टा एफ इक्विवेलेंट फोर्स लगा रहे हैं। सभी जो फेसेस हैं उनके ऊपर इक्वल फोर्स डेल्टा एफ हम अप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए इस डेल्टा एफ की वजह से हमने जो 6 फेसेस पे सभी चारों तरफ से इसके ऊपर बल लगाया, इसकी वजह से इसका आयतन कम होगा, इसकी शेप भी चेंज होगी और साइज भी चेंज होगी। इसकी वजह से इसके आयतन में क्या आएगी, कमी आएगी, आयतन कम होगा। डेंसिटी बढ़ेगी लेकिन आयतन कम होगा। और इसका जो एकांक क्षेत्रफल होगा, इस जो ये बॉक्स बना हुआ है इसके एकांक क्षेत्रफल से अगर इस फोर्स को डिवाइड कर दूं डेल्टा एफ को, तो यह जो प्रतिबल मिलेगा मुझे, ये क्या मिलेगा, अभिलंबवत प्रतिबल। तो देखिए आयतन परिवर्तन के विरुद्ध, इसमें आयतन में परिवर्तन हुआ फोर्स लगाने से, और इस आयतन परिवर्तन के विरुद्ध एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रतिक्रियात्मक अभिलंबवत बल या दाब को अभिलंब प्रतिबल कहते हैं। यदि वस्तु के आयतन में कमी होती है तो लगने वाला प्रतिबल संपीड़न प्रतिबल या कंप्रेसिव स्ट्रेस कहलाता है, और यदि आयतन में वृद्धि होती है तो यह प्रतिबल तनन प्रतिबल कहलाता है। कोई आवश्यक नहीं कि हम इस फोर्स को नीचे की तरफ ही लगाएं, ये भी हो सकता है कि हम इसकी 6 फेसेस को बाहर की तरफ खींच रहे हैं तो इसके आयतन में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, और जब आयतन में वृद्धि होगी तो उस प्रतिबल को तनन प्रतिबल या टेंसाइल स्ट्रेस कहेंगे, और अगर आयतन में कमी होती है तो ऐसे प्रतिबल को संपीड़न प्रतिबल या कंप्रेसिव स्ट्रेस कहेंगे, उसको कंप्रेस कर रहा है। तो यह हो गया हमारा अभिलंबवत प्रतिबल। थर्ड आता है स्पर्शी प्रतिबल या टेंजेंशियल स्ट्रेस या अपरूपी प्रतिबल, शेयरिंग स्ट्रेस। जब किसी पिंड में स्पर्शीय बल के द्वारा अपरूपण उत्पन्न होता है तो अपरूपण के विरुद्ध एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला स्पर्शीय प्रतिक्रियात्मक बल अपरूपी प्रतिबल कहलाता है। अब इसमें हम क्या करेंगे, प्रतिबल किस तरह से लगेगा कि पिंड के आयतन को हमें चेंज नहीं करना है, इसमें पिंड की शेप चेंज होगी। तो इसके लिए पिंड के एक फेस पर हम बात करें ऊपर वाले 6.2 के बॉक्स की, तो हम क्या करेंगे, नीचे वाले फेस को कांस्टेंट रखेंगे, वो अपनी जगह से नहीं हिलेगा, लेकिन जो उसका अपोजिट फेस होगा जो कि सबसे जो ऊपर वाला फेस है, लाइक देखिए इस नीचे वाले फेस को हम कांस्टेंट रख रहे हैं, और ये जो ऊपर वाला फेस है इसके ऊपर हम एक स्पर्श रेखीय दिशा में बल लगाते हैं जिससे इसकी शेप चेंज हो जाती है बॉक्स की, और जो एंगल बनेगा प्रारंभिक दिशा से, अगर हम उसे माने थीटा,
तो हम कहेंगे कि थीटा जो जैसे कि अभिलंब प्रतिबल में वॉल्यूम में चेंज हो रहा था, अनुदैर्ध्य प्रतिबल में लंबाई में चेंज हो रहा था, तो स्पर्शरेखीय प्रतिबल में, स्पर्शीय प्रतिबल में कोण में चेंज होगा। तो जो विकृति मापी जाएगी वो कोण में डिफरेंस से मापी जाएगी। तो यहाँ पर स्पर्शीय प्रतिबल को हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो ये जो स्पर्शीय बल लगेगा पर इकाई क्षेत्रफल, यही हमें क्या देगा? स्पर्शीय प्रतिबल भी देगा। यह प्रतिबल वस्तु के रूप में परिवर्तन या ऐंठन के द्वारा उत्पन्न होगा। तो यह जो है इसकी शेप में चेंज करेगा, प्रतिबल वस्तु के रूप में परिवर्तन करेगा, शेप में। साइज में चेंज नहीं करेगा, साइज उतनी की उतनी रहेगी, लेकिन वस्तु की शेप चेंज हो जाएगी। तो ये 3 जो हमने पढ़े, आज प्रतिबल के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में हम विकृति तथा डिफरेंट जो प्रतिबल और विकृति के रिलेशन हैं और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटीज के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।